अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, और आज की अहम खबर है आज़ाद जम्मू और कश्मीर के हवाले से। वहाँ आम इंतखाबात हो चुके हैं और हमारी इत्तलात के मुताबिक 15 अगस्त को ऐलान होना था नए वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वहाँ अक्सरियती जमात है, लेकिन अभी तक ऐलान नहीं किया गया। और हमारी इत्तलात के मुताबिक एक डार्क हॉर्स नया मार्केट में लॉन्च किया गया है, जिनको वज़ीर आज़म बनाए जाने की कोशिश हो रही है। अभी तक फैसला नहीं हुआ और ये एक नई साइंस है, नया तजर्बा है जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में करने की कोशिश हो रही है। पहले पूरे पाकिस्तान में ये तजर्बा नहीं हुआ, क्योंकि ये तजर्बा, क्योंकि ज़ाहिर तजर्बात तो हमारे यहाँ होते रहते हैं और होने भी चाहिए, लेकिन क्या ये वक्त मुनासिब है तजर्बात के लिए, जबकि हम देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में अभी भी कुछ जगहों पर इलेक्शन नहीं हो सके क्योंकि वहाँ अवामी एक्शन कमेटी ने इसी बुरी गवर्नेंस के खिलाफ एक एहतजाज किया हुआ है। पिछले साल सितंबर अक्टूबर में मैं बता चुका हूँ कि वहाँ क्या हो रहा था, और अब दोबारा वहाँ कोई और प्लेयर्स आ गए हैं और वो ये कुछ नया तजर्बा करना चाहते हैं। और नया तजर्बा ये है कि एक टेक्नोक्रेट बंदे को जो रिजर्व सीट्स पे मुंतखब हुआ है एमएलए, उसको आज़ाद जम्मू और कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दिया जाए। यही हैं वो गेम्स जिसकी वजह से फिर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ पाता, और ख़ास तौर पे कश्मीर जैसे सेंसिटिव हिस्से में, जिसके बारे में जो अमेरिका के सफ़ीर ने अभी श्रीनगर में जो बात की है, हमें वो बहुत चुभी है। लेकिन क्या हम देखते हैं अपने अंदर कि हम खुद क्या कर रहे हैं? तो क्या अगर एक टेक्नोक्रेट जिनका नाम इफ्तिखार गिलानी है, जो ये इलेक्शन भी हारे, इससे पिछला भी हारे, उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से ही है, लेकिन उनको अब रिजर्व सीट्स में एमएलए बना दिया गया है और हमारी इत्तलात के मुताबिक वो भी वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल हैं। तो क्या ये एक अच्छी रवायत होगी? क्या पाकिस्तान में आइंदा फिर रिजर्व सीट से किसी को एमएलए बनाएं, वो अवाम की वोट ना ले और फिर उसको पाकिस्तान पूरे के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए वज़ीर आज़म के तौर पे, तो हमें कैसा महसूस होगा? तो कश्मीरियों को भी ऐसा ही महसूस होगा। ये जब तक हम नहीं सोचेंगे तब तक ये चलता रहेगा, ये तजर्बे होते रहेंगे, नाकाम होते रहेंगे। और किस वक्त आप ये तजर्बा कर रहे हैं, जब मैंने आपको बताया कि हालात कितने ख़राब है। 27 सितंबर को पीटीआई एक लॉन्ग मार्च लेके आ रही है। बलूचिस्तान में एक अलग से मसला है। पाकिस्तान अपनी गवर्नेंस बेहतर करने की कोशिश कर रहा है और हम आज़ाद कश्मीर की तजर्बा गाह से बाहर ही नहीं निकल रहे। 1.5 साल हो गया। कभी किसी साइंसदान को भेज देते हैं, कभी दूसरे साइंसदान की बारी आ जाती है। तो मेरा ख्याल है अरबाब इक़्तिदार को चाहिए कि जो आवाम चाहती है वही करे। तो ये थी हमारी आज की आम खबर। आपको ये बताया कि डार्क हॉर्स कौन है, और आज के प्रोग्राम में हमारे टॉप स्टोरी और हॉट इशू एक ही टॉपिक पे, वो ये है कि तौहीन अदालत किसने की खान साहब के केस में, और मुत्तहिदा अपोजिशन हुकूमत के लिए नया चैलेंज कैसे होगा। शफी जान होंगे वज़ीर इत्तलात, नदीम अफजल चंद होंगे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पीपीपी, और सेनेटर आबिद शेर अली रहनुमा मुस्लिम लीग नून। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा ये जो ख़वातीन के कत्ल बढ़ते जा रहे हैं इस मुल्क में, उससे जो खौफ है ख़वातीन के अंदर, उस पर हम बात करेंगे अपने आज के एडिटोरियल में। तो शुरू करते हैं आज की टॉप स्टोरी से। तौहीन अदालत किस किस ने की, इस पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया शफी जान साहब ने, वज़ीर इत्तलात हैं और आज ही उनकी मज़ीद तरक्की हुई है। वज़ीर साइंस व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी उनको बना दिया गया सुबह का। और नदीम अफजल चंद साहब होंगे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और सेनेटर आबिद शेर अली जो रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और इनसे पूछेंगे कि जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त पीटीआई ने दी है वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ है, लेकिन एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि वज़ीर दाखिला को पार्टी क्यों नहीं बनाया। और दूसरी बात ये है कि जो आपके सामने है कि मुत्तहिदा अपोजिशन बनने की तरफ एक माहौल बन रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब के घर पे एक इजलास हुआ जिसमें तमाम सियासी जमातें मौजूद थी सिवाय मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो ये क्या खिचड़ी इस वक्त पक रही है? शफी साहब, पहले मैं आपसे आगाज़ करता हूँ। आप लोगों ने एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त डाली है सुप्रीम कोर्ट में कि हुकूमत ने तौहीन अदालत की है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि उसमें फ़रीक सिर्फ वज़ीर आज़म क्यों है, आज़म नज़ीर तारड़ क्यों है, और वज़ीर इत्तलात वो क्यों है अताउल्लाह तारड़? क्या वजह है? बाकी सब लोगों को आपने क्यों छोड़ा है? सबसे पहले अफसार साहब आपका शुक्रिया।
देखिए, तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया था कि जो तौहीन हुई है सुप्रीम कोर्ट की और जो तौहीन हुई है इन 3 जजेस की कि जिन्होंने फैसला दिया और जिस पे इस हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया, तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कर दी गई है, उसको नंबर लगा दिया गया है। अब जिस शख्स का जिक्र कर रहे हैं उनको क्यों इसमें फरीक नहीं बनाया गया? मैं ये समझता हूं कि मौजूदा हुकूमत के जो सरबराह है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ को अगर हमने नॉमिनेट कर लिया तौहीनी अदालत में, तो ऑटोमेटिकली सारी कैबिनेट आ गई। जहां तक वजीर कानून की आप बात कर रहे हैं, तो वजीर कानून खुद आए थे, उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी और वीडियो में उन्होंने खुद कहा था कि हम इस पे नजरसानी की अपील दायर करेंगे। और जहां तक आप वफाकी वजीर इत्तलात की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बदजबानी भी की और पूरे मामले को, जब ये मामला रात को जो ड्रामा रचाया गया उसके मुतालिक ट्वीट भी उन्होंने की। तो इन लोगों को इसलिए बाय नेम नॉमिनेट किया है। अगर हमने प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट कर लिया तो इसका मतलब है कि पूरी कैबिनेट इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ गई है। चलें, अगर अगर ये आपकी मैं दलील मान लूं तो फिर तलाल चौधरी साहब वो वजीर ममलकत बराए दाखिला हैं, उन्होंने भी प्रेस से भी बात की, मीडिया पर भी बात की, ट्वीट्स भी शायद उन्होंने जी, तलाल साहब ने बिल्कुल, उनका नाम तलाल साहब ने बिल्कुल, अबसार साहब बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तलाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर की थी, लेकिन इस मामले के बारे में जो ट्वीट सुबह की गई है वो अता तारड़ साहब ने की थी और उन्होंने इस मामले को जो है जिस तरीके से बयान किया है वो हम समझते हैं कि ये तौहीन अदालत हुई है। उन्होंने अदालत के फैसले ठीक को है, लेकिन देखिए वजारत दाखिला के दोनों वज़रा आपने छोड़ दिए। ये सवाल पूछा जा रहा है सोशल मीडिया पे और आप ही की पार्टी के लोग बातें कर रहे हैं कि पीटीआई मोहसिन और पीटीआई भाई भाई, समथिंग लाइक दैट। तो ये मतलब कोई ऐसी कोई बात नहीं ऐसी बात है जो आपकी पार्टी के अपने लोग ये बात कर रहे हैं? देखिए, ऐसी अबसार साहब कोई बात नहीं है। हमने प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट किया है। अगर तौहीन अदालत रखती है और प्राइम मिनिस्टर तौहीन अदालत के मुर्तकिब पाए जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सारी कैबिनेट फारिग हो जाएगी। तो बिल्कुल ठीक है, वो ठीक किया आपने, लेजिटिमेट है आपका कि प्राइम मिनिस्टर को यूसुफ जै गिलानी केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वफाकी हुकूमत का मतलब प्राइम मिनिस्टर और पूरी काबीना है। लेकिन आपने 2 वज़रा को सिंगल आउट किया है, डबल आउट बल्कि किया है। लेकिन एक और वज़ीर तलाल चौधरी जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, उन्होंने भी यही बातें की, लेकिन आपने उनका नाम नहीं डाला तौहीन अदालत की पटिशन में। तो ये खुसूसी रायत सिर्फ वजारत दाखिला के लिए थी? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं। कोई रियायत किसी के साथ हम नहीं करेंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ये पूरे मुलव्विस हैं। जब हमने इनको सरबराह को नॉमिनेट कर लिया है तो ऑटोमेटिकली ये सारे इसमें नॉमिनेट हो गए हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दें कि एक मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ बढ़ रहे हैं आप लोग, तो क्या ये मुमकिन है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आए उसी तरह जिस तरह इमरान खान के खिलाफ अप्रैल 2022 में आई थी? उस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान साहब भी मुत्तहिदा अपोजिशन को लीड कर रहे थे इमरान खान के खिलाफ। अब वो लीड कर रहे हैं मुत्तहिदा अपोजिशन को शहबाज शरीफ के खिलाफ। बदला सिर्फ ये है कि अब पीटीआई मौलाना साहब के साथ है, उस वक्त पीटीआई मौलाना के खिलाफ थी और पीएमएल-एन मौलाना के साथ थी। फर्क रह गया सिर्फ पीपल्स पार्टी का, वो किस तरफ आती है। तो क्या आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे? देखिए, पहली बात यह है कि ये एक आईनी रास्ता है। हम हर वो आईनी रास्ता इख्तियार करेंगे जिससे हम ये हुकूमत को हटा सकते हैं या गिरा सकते हैं। अगर हम सड़कों पे आएंगे तो हम आईनी और अपने कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जहां तक बात है, उस पर बिल्कुल तजवीज़ आई है, उस पर गुफ्तगू हो रही है। पीपल्स पार्टी का उसमें मेन रोल है। हम पीपल्स पार्टी से भी बात करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी एक साइड पे उल्टी गिनती की तो बात कर रही है, लेकिन दूसरे साइड पे इसी निजाम का वो हिस्सा है। उनको इस निजाम से और इक्तदार के बस से उतरना पड़ेगा। बिल्कुल हम उनसे बात करेंगे और हम हर एक वो हरबा इस्तेमाल करेंगे जो आईनी हो और इस मौजूदा हुकूमत से जिसकी वजह से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन मुत्तहिदा अपोजिशन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के खिलाफ लेके आए? देखिए, अभी ये बड़ा अर्ली स्टेज है अबसार साहब इस पे कमेंट करना, लेकिन ये ऑन कार्ड जरूर है। इसलिए मैंने पीपल्स पार्टी का जिक्र किया। उसके बगैर तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर अपोजिशन में पीपल्स पार्टी आती है तो एक सिनेरियो बन सकता है। ठीक है, आबिद शेर अली साहब, आपने गुफ्तगू सुनी शफी साहब की, ये बताइएगा कि अगर
नो कॉन्फिडेंस मोशन, चले नो कॉन्फिडेंस पे बाद में बात कर लेते, पहले तौहीन अदालत पे बात कर लें। तौहीन अदालत की एप्लीकेशन आ गई है। आपको पता है कि एक वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत के जुर्म कहना चाहिए इसको या नहीं, जुर्म में घर भेजा जा चुका है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को। तो क्या तारीख फिर अपने आप को दोहराने जा रही है? क्या ऐसा मुमकिन है कि तौहीन अदालत का जो इल्ज़ाम है, जो पिटीशन पीटीआई ने फाइल की है, सुप्रीम कोर्ट उस पर कहे कि हाँ वाकई तौहीन अदालत हुई है, हमने शिफा इंटरनेशनल का कहा था, आप वहाँ नहीं लेके गए और आप पिम्स ले गए, तो इस सूरत में क्या होगा जबकि मुत्तहिदा अपोजिशन चाह रही है आपको निकालना? बहुत शुक्रिया अफसार आलम साहब आपकी गुफ्तगू का। ये नंबर एक तो तौहीन जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का मैटर था वो कोई और था। वो इफ्तिखार चौधरी साहब थे जिन्होंने 12 डायरेक्शन दी उनको ख़त लिखने का स्विस हकाम को, वो नहीं लिखा। वो आपको भी पता है वो मामला क्या थे, एक मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, फिर तौहीन अदालत में वो उस ज़ुमरे में आ गए। नंबर 2, ये पता नहीं कौन इनको गाइड करता है कि ये शहबाज शरीफ साहब का नाम, हुकूमत का नाम ये दे देना। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्शन जो जेल हुकाम है उनको भेजी थी। हुकूमत का काम है सिक्योरिटी की अरेंजमेंट करना और इम्प्लीमेंट करवाना जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है इमरान खान साहब के केस में। शफी जान साहब को अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले कहना चाहिए था कि अल्लाह ताला इमरान खान को अगर कोई इशू है तो उनको सेध दे। कभी इन लोगों ने अपने लीडर के लिए दुआएं नहीं दी, बहरहाल ये इनकी अपनी एक मंतक है। तो मेरी गुजारिश ये है कि हुकूमत का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें कोई मामला नहीं है। अगर जेल अगर हुकूमत का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई मामला नहीं है तो फिर आपने कहा कि डायरेक्शन भी जेल हुकाम को दी गई थी, तो फिर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद वो क्यों गए नजरसानी की अपील लेके सुप्रीम कोर्ट में? उनको किसने डायरेक्शन दी? वो तो अपने तौर पे चले गए या जेल हुकाम के कहने पे गए? वो तो जवाब अफसार आलम साहब वही दे सकते हैं, मैं उनके बिहाफ पे तो जवाब नहीं दे सकता। क्या मतलब आप लेकिन वो सरकारी आपकी हुकूमत के अंडर है? मेरी अर्ज सुन ले पहले, फिर आप जरूर फरमाएं जो भी फरमाना है। अब जेल का जो रूल्स हैं वो पढ़ लें आप अच्छे तरीके से। जब एक प्रिजनर को ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है, कोई ABCD हॉस्पिटल हो, शिफा हो, पिम्स हो, जो भी व्हाट्सएवर, अगर वहाँ पे डॉक्टर्स लिख के दे दें कि जी माशाल्लाह बकौल उज़मा खान साहिबा के मेरे लिए वो काबिल एहतराम है, उन्होंने फरमाया कि इमरान खान साहब का ब्लड प्रेशर जवानों से भी अच्छा था, 80/20, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने उनकी तबीयत के बारे में सारा कुछ बताया। अब जब आप हॉस्पिटल में ले जाते हैं, आप जेल रूल को पढ़ लीजिएगा मेहरबानी करके कि अगर डॉक्टर्स रेकमेंड कर दें कि जी ये पेशेंट को मज़ीद किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो फिर अकॉर्डिंगली जेल के जो इंतज़ामिया है उसको उसी तरह फॉलो करते हैं। वो अपने प्रिजनर जो भी है उसको वापस ले जाते हैं। इस नुक्ते में जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर PTI की जो पिटिशनर्स थे उनके जो खदशात थे, फैमिली की एक खातून उज़मा खान साहबा वहाँ पे थे, डॉक्टर्स थे, जो भी इनके मामला थे, वो हर किस्म के उनके टेस्ट किए गए। टेस्ट उनके बिल्कुल साफ हैं, अच्छे हैं, माशाल्लाह सेहतमंद हैं। तो वो उसके जेल के मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि चीफ कमिश्नर किसको जवाब दे हैं, वो कैसे गए? देखे ये चीफ कमिश्नर जो हैं वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, और इंटीरियर मिनिस्ट्री ज़ाहिर है तो इंटीरियर मिनिस्ट्री किसके अंडर आती है? मैंने गवर्नमेंट मिनिस्ट्री किसके अंडर आती है? उसमें मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला हैं, तलाल चौधरी वज़ीर ममलकत हैं और आपकी पार्टी से हैं तलाल चौधरी, मोहसिन नकवी साहब आपके सेनेटर हैं, आपने मुंतखब करवाया। वज़ीर आज़म के अंडर भी आती है वज़ारत दाखिला,
मेरी तो सुने, वो कैसे ये चले गए? इस नहीं, इसमें मिनिस्टर्स का कोई ताल्लुक नहीं है यार। ये तो पिटिशन में फरीक बनाते, सेक्रेटरी दाखिला को बनाते, जो पूरी चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, हर चीज़ को वो मॉनिटर करते। देखें, जो सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ात थे अब्सार आलम साहब, मेरी अब 1-2 मिनट गुफ्तगू कौम सुन रही है, आपके तवज्जुह से मैं आपके सिर्फ 2 मिनट कीमती लूँगा। अब आप अगर इमरान खान साहब को लेकर जाते हैं शफा इंटरनेशनल पे, जहाँ पे पीटीआई के वर्कर्स का, तमाम लोगों का जमघट था, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हाउस हॉस्पिटल के 2-3 फ्लोर आपको साफ करवाने पड़ते, वहाँ पे करोड़ों रुपया का उनका मामला चलते, जो आपको फीस देनी पड़ती है। अब आप देखें कि वहाँ पे पेशेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, पेशेंट्स वहाँ पे हैं, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। अगर खुदा न खास्ता इमरान साहब के आते वहाँ पे कोई ब्लॉकेड आ जाता, कोई एम्बुलेंस में मरीज चल बसता, कोई और मामला तो होता, तो वो भी हुकूमत के माशाल्लाह खाते में पूरे चीज़ों ने डाला था। हुकूमत को बुरा कहना था आप लोगों ने। और अब आप बताएं कि इमरान खान साहब की सेहत के मुतालिक अब क्या है शिफा हॉस्पिटल में जो पिम्स में नहीं है। खुद ही जनाब फरमाते हैं कि सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज कराना चाहिए। ये मोहतरम इमरान खान नियाजी साहब के बयान निकालें आप। वो कहते थे, हमें भाषण देते थे कि जी हमें पिम्स में सरकारी, लेकिन पिम्स में तमाम उनको सहूलियात मैसर की गई। वो माशाल्लाह सेहतमंद हैं, उनकी मर्जी से, उनकी कंसेंट के साथ वो वापस जेल में गए हैं। और उसमें कोई जबरदस्ती उठा के थोड़ी ले जाना था, वहां पे कैमरे की आंखें थी, हर चीज थी वहां पे। ठीक है, ठीक है। शफी साहब, आपने सुना होगा आबिद साहब जो कह रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज होना चाहिए था। सरकारी हॉस्पिटल के ऊपर आपको एतमाद है या नहीं है? एक तो ये बता दें, दूसरे ये बताएं कि क्या आप इमरान खान साहब की जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो उनका चेकअप हुआ है, इस सारे प्रोसेस से उनकी सेहत के बारे में आप और आपकी पार्टी मुतमईन है इस वक्त? अफसार साहब, पहली बात यह है कि जहां तक सरकारी हॉस्पिटल की आबिद साहब बात कर रहे हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा था और तहरीक इंसाफ की भी ये डिमांड थी कि उनको शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। ये तो कई दफा उनको पिम्स ला चुके हैं। जब उनकी आंखों का मसला बना तो उनका रेटिना का इशू था और रेटिना का स्पेशलिस्ट पिम्स में मौजूद ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद रात के अंधेरे में कई बार उनको जेल से बाहर लाया गया इमरान खान साहब को। लेकिन खान साहब ने डॉक्टर आरिफ की तारीफ की है, जो आंखों का जिन्होंने उनकी आंख का इलाज किया, उस डॉक्टर जी मैं उसी पे आ रहा हूँ खान साहब ने। अफसार साहब मैं उसी पे आ रहा हूँ जहां तक जहां तक उनकी इस वक्त सेहत का सवाल, आबिद साहब ने कहा कि वो मुकम्मल सेहतयाब हैं, अल्लाह करे वो सेहतयाब हो। उनका कोई टेस्ट नहीं हुआ। देखिए, ये आबिद साहब को शायद मालूम ना हो, मैं इस दावे की तरदीद करता हूं कि इमरान खान साहब का कोई टेस्ट नहीं किया गया। हाँ, अगर फिर अडियाला में लेकिन डॉक्टर उस्मा खान ने तो फरमाया कि बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह उनकी सेहत, और उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल था, तो फिर मजीद टेस्ट की तो जरूरत ही नहीं थी। अफसार साहब, ब्लड प्रेशर उनका चेक किया गया जो कि उस वक्त नॉर्मल था, और बज़ाहिर इमरान खान साहब या जो भी हो, आप बज़ाहिर तो किसी का अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो सेहतयाब हैं या नहीं है। उनके जब टेस्ट होंगे, टेस्ट की रिपोर्ट्स आएंगी, क्योंकि जो इनका इशू है दिल का और एंजाइटी का, वो तो टेस्ट के बाद ही पता लगेगा। लेकिन उस्मा खान साहब के सामने और जो ये फिर डॉक्टर उस्मा खान ने क्यों कहा कि माशाल्लाह वो बिल्कुल सेहतमंद है? उन्होंने बज़ाहिर होने की बात की कि बज़ाहिर उनका ब्लड प्रेशर उस टाइम ठीक था और बज़ाहिर वो ठीक सेहतयाब लग रहे थे। देखिए, हम तो यही कह रहे हैं कि डॉक्टर फैसल ये जो शिफा हॉस्पिटल जिनको लेके गए, वो इमरान खान साहब के साथ होने चाहिए थे, क्योंकि वो डे 1 से उनकी हेल्थ मॉनिटर कर रहे हैं। कोई टेस्ट उनका नहीं किया गया। हाँ, बाद में अगर अडियाला में शायद ब्लड सैंपल लिया हो या फिर कोई उधर ही ब्लड सैंपल लिया हो, एक अलग बात है, क्योंकि आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, मैं इस वक्त अपने हल्के में मौजूद हूँ, और हम यहाँ से ब्लड सैंपल लेके अल शफा में टेस्ट करवा सकते हैं। शायद बाद में ब्लड सैंपल वहां पे लेके गए हों और वहां पे कल ये रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा करेंगे, वो रिपोर्ट से जमा कर सकते हैं। लेकिन हम उन रिपोर्ट्स को मुस्तरद करते हैं। हमने पहले भी ऐसे रिपोर्ट मुस्तरद किए हैं और अब भी हम ये रिपोर्ट मुस्तरद करेंगे, क्योंकि डॉक्टर फैसल वहां पे नहीं थे। उनके सामने ब्लड सैंपल लिया जाता, उनके सामने टेस्ट करवाए जाते, उन टेस्ट का जो भी रिजल्ट आता बिल्कुल हम उसको एक्सेप्ट करते और वो शिफा में होते तो सबसे बेहतर था। ये पूरा एक खिलवाड़ किया गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ। तो इसमें सिर्फ ये बता दें कि क्या आप लोग ये जो व्लॉगर्स थे बाहर
बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा है कि खान साहब को डील ऑफ़र की गई, इसलिए उन्होंने डील रिजेक्ट कर दी और फिर वो वापस चले गए या उनको वापस ले जाया गया जेल। क्या इस बात में कुछ सदाकत है या आप समझते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, हुकूमत का पहले से ये प्लान था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हुकूमत इमरान खान साहब के नाम से खौफजदा है। जिस रास्ते पे इमरान खान साहब ने आना था, लोगों का प्यार आप देख रहे थे, कहीं पे आतिशबाजी हो रही थी, लोग फूल नचावर कर रहे थे और शिफा के बाहर कोई मौजूद नहीं था। हमारे वर्करों ने बड़ी ही जिम्मेदारी इस बार दिखाई है। ये भी हो सकता है कि इस हुकूमत ने कुछ लोगों को वहां पे भेजा हो, लेकिन हमारा कोई वर्कर वहां पे नहीं था। ये जो बयानिया बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसको भी मुस्तरद करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जहां तक डील की बात है तो राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि उन्होंने इमरान खान साहब को 2 दफा डील की ऑफर की, इमरान खान साहब ने उसको रिजेक्ट किया। ये जो तासर दिया जा रहा था कि किसी डील के नतीजे में या किसी बातचीत के नतीजे में ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इसका तासर जो है वो खत्म हो गया है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब को वापस अडियाला लेके गए। हमें यह है नदीम अफजल चंद साहब ने हमारे स्टूडियोज़ में, बहुत शुक्रिया चंद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप सब ये बताइएगा कि जो जैक गोल्डस्मिथ हैं, उन्होंने इमरान खान की सेहत के हवाले से ख़त लिखा अपने बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा को। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जाए कि इमरान खान के मामले में रिलीफ दें। तो प्रेशर आप लोगों पर आया है इसका? देखिए जी, उनका कोई उनका राइट नहीं है कि कोई पाकिस्तान पे प्रेशर डाले। ये पाकिस्तान की इंटरनल मामलात हैं, एक उनके ऊपर केसेस हैं और वो केसेस में इस वक्त सजा याफ्ता हैं और भी उनके ऊपर मामलात हैं। मैं शफी जान साहब आपकी बात पर हंस रहा था कि यार एक तरफ आप कहते हैं कि फूलों का तैयार था, कारकुन तैयार थे, मामला देखे, बात तो उसी तरफ आ गई ना जिसके खदशात थे। तब सारा आलम साहब इसे प्लीज जरा रिकॉर्ड का हिस्सा बनाइएगा, जो मेरे मोहतरम भाई शफी जान साहब ने कहा है कि हमने तैयारी की हुई थी, कारकुन थे। तो कारकुन थे ना, फिर सिक्योरिटी के मसले थे, मामला थे, फिर में वो अलशिफा में और भी डॉक्टर्स के मसले मसाइल बनने थे। तो मेरे भाई उनकी सेहत पर सियासत नहीं करें। नवाज शरीफ की सेहत पर तो आपने सियासत की, मोहतरमा कुलसूम नवाज साहबा की बीमारी पर आपने सियासत की, आपने शरीफ खानदान के ऊपर उनके हॉस्पिटलों पे सियासत की। मुस्लिम लीग नून ये काम नहीं करेगी। हम दुआ गो हैं कि अगर उनकी कोई मामलात हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाना चाहिए और किया भी गया है। अगर जो उनके हेल्थ के इश्यूज हैं उसको टेकअप किया गया है। मैं अब सारा आलम साहब फिर डंके की चोट पे कहता हूँ, अगर ये गए हैं ना तो हर चीज वीडियो समेत अदालतों उज़्मा के पास जाएगी। उनके टेस्ट भी हुए, हर चीज हुई और प्रॉपर तरीके से जो ट्रीटमेंट होती है वो इमरान खान साहब की गई। मैंने फिर कहा आपको कि सेहत पर हम सियासत नहीं करेंगे। मैं दुआ गो उनकी सेहत के लिए, चाहे वो मेरे जितने मर्जी सियासी मुखालिफ हों, मैं उनकी सेहत के लिए दुआ गो। लेकिन उनके टेस्ट हुए हैं और टेस्ट इनको मानने पड़ेंगे। जो भी बात करनी है फिर सुप्रीम कोर्ट में करें जाके। चंद साहब, ब्रेक पर जाने से पहले एक छोटा सा सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। इमरान खान की सेहत पर सियासत हो रही है दोनों तरफ से? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि अबसार आलम साहब और आबद शेर अली साहब खुद इस फेज से गुजर चुके हैं, दोनों हजरात, मेज़बान भी और मेहमान भी। और अल्लाह ना करे किसी के साथ भी हो। मैं समझता हूँ कि क्या इस मुल्क में पॉलिटिकल लोगों के साथ हमेशा ऐसे ही होना है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है। ये सवाल है आपका, मेरा सवाल है। और ब्रेक कर ले लें एक, आप इस सवाल पे गौर करें, वापस आएंगे तो यही पैनल हमारे साथ होगा और इस सवाल का जवाब भी अपने मेहमानों से लेंगे और बात करेंगे फिर मुत्तहिदा अपोजिशन हुकूमत के लिए नया चैलेंज। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। और मुत्तहिदा अपोजिशन हुकूमत के लिए नया चैलेंज 27 सितंबर को PTI एक लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद आ रही है। आप सब ये बताइएगा, पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को दरख्वास्त की कि आर्टिकल 245 के तहत 6 महीने के लिए पिंडी फ़ौज के हवाले कर दिया जाए। क्यों किया गया ऐसा? क्या खदशात हैं पंजाब हुकूमत के या वफाकी हुकूमत के? देखें अबसार आलम साहब, पहले भी 9 मई का वाक़या आपके सामने मौजूद है और PTI को जितनी मरतबा भी ये मार्च किया है, ये वायलेशन थी पूरी, हर किस्म की वहाँ पे खून रेजी, बंदूकें, आज़ादाना हर चीज़ का इस्तेमाल हुआ।
अब तो 9 मई पिंडी के में फौज वाक़े तलब की में गई है इसलिए कि 27 सितंबर को पीटीआई लॉन्ग मार्च लेके आ रही है, इसलिए क्या ये वजह है असल? लॉन्ग मार्च के खतरे नहीं है। लॉन्ग मार्च करना इनका राइट भी बनता है, करना भी चाहिए। एहतजाज करें, बिल्कुल बिस्मिल्लाह। मैं तो आपके तवज्जो से इनको दावत देता हूँ, ये बिल्कुल मार्च करें, इनका राइट है। लेकिन हम आपको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को स्पॉइल करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे, अमलाक को जलाने की इजाज़त नहीं देंगे, और भी जो लोगों की मालो जान उनका तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा फ़र्ज़ है। आपको याद है कि जब तो इसका मतलब है कि आपको खतरा महसूस हो रहा है कि 9 मई की तरह या 26 नवंबर की तरह ये फिर कुछ ना कुछ करेंगे और इसलिए फौज तलब की है? बिल्कुल किसी किस्म की चीज़ों को हम खराबी नहीं होने देंगे। हम अपना पूरा इंतजामात करेंगे मुल्क की सिक्योरिटी, और क्योंकि हालात बड़े आगे सिक्योरिटी के बड़े ख़तरनाक हैं पूरे पाकिस्तान में। तो खुदा न खास्ता कोई ऐसा मिसहैप होता है तो उसकी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उससे पहले ही हमें प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेनी होंगी, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कानून के मुताबिक इन मामलात को डील करें। शफी जान साहब, प्रिएंटिव मेजर ले लिया है वफाकी हुकूमत ने और सूबाई हुकूमत ने, पिंडी फौज के हवाले किया जा रहा है 6 महीने के लिए, और आप लॉन्ग मार्च लेके आना चाहते हैं 27 सितंबर को। सिचुएशन तो तलखी की तरफ बढ़ती नजर आ रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। व्हाट डू यू से? अफसार साहब, ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा, हमेशा इन्होंने इस किस्म के रवैये इख्तियार किए हैं। कभी इनका एक डीपीओ कहता है कि कोई हमें अटक तक आके दिखाए, फिर हमने वो भी दिखाया। देखिए, हमें पता है कि इन्होंने खंदकी भी खोदनी है, इन्होंने कंटेनर्स भी लगाने हैं, इन्होंने रबर बुलेट्स भी मारने हैं, शेल भी मारने हैं, गोलियां भी मारनी हैं। लेकिन हम जो है पुरअमन तरीके से आईनी दायरे के अंदर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करेंगे। हम 27 सितंबर को इंशाल्लाह जिस दिन पेशावर से स्टार्ट लेंगे तो 20 लाख से ज्यादा लोग हमारे साथ होंगे और हम बड़े पुरअमन तरीके से आगे बढ़ेंगे। हमारा जो देखिए, ये एक दिन की एक्टिविटी ये नहीं होगी। ये इस पे कई हफ्ते भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है। हम अपने लॉजिस्टिक के साथ आ रहे हैं। हमारी तैयारियां इस वक्त जोरों शोर से जारी है। आज हम स्ट्रीट मूवमेंट थी जिसके मनाज़िर सोशल मीडिया पे आपने देखे होंगे। एक जुनून इस वक्त हम देख रहे हैं जो नौजवानों की आंखों में है, एक जज्बा है जो पहले कभी हमने नहीं देखा। कल हम बुनीर जा रहे हैं, बुनीर में स्ट्रीट मूवमेंट होगी। हमारी तैयारियां बिल्कुल कंप्लीट है, हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई लूप होल हम भी नहीं छोड़ना चाहते। इनकी मर्जी है, ये फेडरल हुकूमत की मर्जी है, पंजाब हुकूमत की मर्जी है, ये पिंडी को इस्लामाबाद को जिसके हवाले करते हैं करते रहें। हम अपना मार्च, अपनी तैयारी इंशाल्लाह 27 सितंबर को आप देखेंगे कि लाखों लोग हमारे हमरा होंगे। ठीक है। नदीम अफजल चांद साहब, आपने दोनों का मौक़िफ़ सुना और आपकी जमात जो है वो इस वक्त बैलेंसिंग फोर्स है कि जिस तरफ पलड़े में चली जाएगी उस तरफ का पलड़ा भारी हो जाएगा। मुत्तहिदा अपोजिशन का ऐलान कर दिया मौलाना फजल रहमान साहब ने, और मुझे याद आ रहा है मार्च 2022 की बात है शायद, या उससे पहले की। उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब भी मुत्तहिदा अपोजिशन के लीडर थे, आप सब लोग उनके पीछे थे और उनको कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस लाई जाए, और वो ले आए और कामयाब हुए। क्या तारीख़ अपने आप को फिर दोहराने जा रही है और आप इस दफ़ा फिर मौलाना साहब के साथ खड़े होंगे या नहीं? देखें अबसार साहब, पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक जमात है और हम तो समझते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन को दोनों को होश के नाखन लेने चाहिए। पाकिस्तान एक मुश्किल हालात में है और इस वक्त जो एक मिजाज बना हुआ है पाकिस्तान के साथ, खा वो इकनॉमिकली देख लें, खा पॉलिटिकली देख लें, खा वो जुडिशल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, मेरे ख्याल में कहीं भी हम दुनिया के सामने एक मैच्योर कौम के तौर पे या मैच्योर गवर्नमेंट के तौर पे हम मुजाहरा नहीं कर रहे। और दुनिया में हम आप इंटरनेशनल चैनल्स देखें ना, हमारा मजाक बना हुआ है। इवन लोकली हमें नजर आ रहा है और एक गवर्नेंस के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन है कि फौज को किसी इस जमहूरी दौर में आर्मी के हवाले करना एक सूबे को या एक शहर को, ये कोई अच्छी रवायात तो नहीं है ना। ये एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन, सवालिया निशान है। इससे पहले भी एक वज़रा कहें कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, ये भी एक सवालिया निशान है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त ये महीना बड़ा अहम महीना है और गवर्नमेंट को पहल करनी चाहिए। गवर्नमेंट को पहल करके तमाम स्टेक होल्डर के साथ, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मुज़ाकरात करें। मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा अच्छा उन्होंने जेस्चर दिया है और उनको, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा ताली एक हाथ से नहीं बजती, एक हाथ सिर्फ हमें
थप्पड़ मारा जिसकी गूंज पूरे मुल्क में देखिए, सुनाई मैं दे रही है। समझता हूँ इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब का रोल बड़ा अहम है, आसफ अली जरदारी साहब का बड़ा अहम है। वो दोनों बड़े हैं, उनको भी बैठ के मियां शहबाज शरीफ साहब यकीनन वज़ीर आज़म हैं, लेकिन क्योंकि उनकी जमात के लीडर मियां नवाज शरीफ साहब हैं, तो उनको बैठ के मामलात जो उनके साथ खुद बीती है अब मेरा ख्याल है काफ़ी हो गया। आप इमरान खान के हवाले से बात मैं किसी भी पॉलिटिकल वर्कर के साथ ठीक, जो बाकी भी भी जो विक्टिमाइजेशन हो, हाँ। मैं समझता हूँ पहले भी हुई है तो वो गलत हुई है, आज भी हो रही है तो गलत हो रही है, और मैं समझता हूँ अदल होना चाहिए और हम इसीलिए आगे बढ़ सकते हैं। देखिए 25 करोड़ का मुल्क है, 26 करोड़ का आबादी हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आमदन अगर हमारी अगर थोड़ी। अगर देखिए अफसान भाई, बिल्डिंग्स पे हमले किए जाएं, लोगों पे हमले किए जाएं, देखें ये सारा पॉलिटिकल लोग, अगर हम फ्रंट फुट पे आएंगे, पॉलिटिकल लोग अपने हाथ में मामलात लेंगे और खुद बैठेंगे एक टेबल पर, एक दूसरे से खुल के बात करेंगे तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। हमने देखे फोर्सेस का काम है बॉर्डर्स पे लड़ना। इस वक्त आप अफगानिस्तान बॉर्डर पे लड़ाई है, इंडिया बॉर्डर पे लड़ाई है, आप एक बलोचिस्तान में इंसर्जेंसी से हमारी फोर्सेस निपट रही हैं। तो पॉलिटिकल फ्रंट पॉलिटिकल लोगों को संभालना चाहिए। अब कश्मीर में खा पहले वो एक मसला चल रहा बलोचिस्तान है, का हो, खा वो अब कश्मीर का हो, इस्लामाबाद में आप देखें अब सारे पॉलिटिकल फ्रंट जो हैं ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट को संभालने चाहिए, और पीपल्स पार्टी इनके साथ कभी भी मैं समझता हूँ कोई नेगेटिव रोल हमारा आपके नहीं ख्याल होगा। में कोई ईगो का प्रॉब्लम है और सियासतदानों की ये ईगो ये खत्म होगी या होनी चाहिए? देखिए ये ईगो का भी प्रॉब्लम है और बदले का अदला बदला भी है कि मेरे साथ यूं हुआ मैंने भी यूं करना है। जिस तरह खान साहब पिछले दौर में तकरीरें करते थे, आज नून लीग के चंद वज़रा वो बातें कर रहे फिर खान साहब अगर इख्तियार में आगे वो फिर बदला नहीं, लेंगे। मेरे ख्याल में अब सीखना चाहिए। अगर देखें यही तो बात है, अगर नहीं सीखते तो कौम को फिर ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर कौम देखे कि ये इन्होंने मजाक क्यों बनाया हुआ आप ये है। सरकारी वसाइल के साथ इस मजाक कर रहे हैं ना, जो भी लड़ रहे हैं उनके पास सूबाई हुकूमत है, उनके पास मरकजी हुकूमत है, वसाइल सरकार के इस्तेमाल करके लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई अपनी तो उनकी जाती किसी की एक गोली और एक गाड़ी का पेट्रोल भी नहीं चल तो रहा। आप मौलाना फजल रहमान साहब ने जो कहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि हमारे साथ आ जाएं, तो आप उन्हें आप साथ नहीं जाएंगे, आप कहेंगे देखिए हम इस वक्त जो हमारी अपोजिशन चैम्बर में बिलावल साहब गए थे, हमारा नंबर 1 हमने कहा था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर। इस वक्त क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और मेंबरान की तैनाती होनी है, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने लेटर लिख दिया, हमने कहा इसके ऊपर पार्लियामान के अंदर। दूसरा हमने कहा कमेटीज के अंदर पीटीआई के दोस्त वापस आएँ और पार्लियामानी निज़ाम को मजबूत करें। जो कमेटी सिस्टम शहबाज शरीफ के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन की नहीं कोई बात हो? सर अभी तक मोशन की कोई बात जिस वक्त तक कबल अज़ वक्त है हमारी अगर हुई तो फिर देखिए सर भाई, हम तो आईनी तरीके पे बिलीव करने वाले लोग हैं। पीडीएम को भी आईनी तरीका ही है ना, नो तो आईनी तरीके जब बातचीत होगी, अब ये भी हमारी पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया, मैं आपको कैसे स्टेटमेंट मतलब ना नहीं है, फैसला नहीं किया। सियासत में तो कोई भी ना नहीं होती ना, हाँ या ना, ये तो वक्त पे डिपेंड करता है ना। वक्त अगर वैसा हुआ अगर तो हो गया, अगर इनका तो रवैया ऐसे ही रहा तो मेरे ख्याल में ये तो एक फूंक की मार है। ठीक, बहुत शुक्रिया नदीम अफजल जान साहब, सेनेटर आबिद शेर अली साहब। तो एक फूंक की मार है, अगर वक्त सही आ गया तो ये कहना है नदीम अफजल चंद साहब का उस मुत्तहिदा अपोजिशन के हवाले से जिसके एजेंडे पे ये मुमकिन है कि किसी वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आए। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल वक्त हमारे आज के एडिटोरियल का, और आज का एडिटोरियल है शौहर की सफाकियत, लड़कियां शादी से खौफजदा। पाकिस्तान में यंग जनरेशन की जो फीमेल हैं उनके अंदर शादी के बारे में खौफ की, बढ़ते हुए खौफ की एक वजह यह है कि उनको बेयकीनी होती है कि हमें जो शौहर होगा हमारा वो हमारे साथ क्या सलूक करेगा। और इसकी एक मिसाल हमें बार बार याद दहानी, मिसाल तो नहीं कहना चाहिए, याद दहानी बार बार होती है जब हम अपने मुआशरे में सफाक तरीन किस्म के ऐसे वाक़यात सुनते हैं, देखते हैं जो हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लेटेस्ट वाक़या हुआ है इसमें नस्ट यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, बड़ी डिसिप्लिन्ड है, और वहाँ के एक प्रोफेसर फैसल असगर इमाम, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है कि उन्होंने अपनी बीवी हिना जावेद को कत्ल कर दिया और अपने मुलाजम के ज़रिए उसको पैसे दे के कत्ल करवाया, और साथ उनमें उनके जो ससुर हैं वो भी इस जुर्म में शामिल हैं। तो आप सोचें कि जो माँ बाप अपनी बेटी को किसी के घर में भेजते हैं, उसके बाद उस घर में उस पर जो जुल्म होता है उससे जो यंग जनरेशन की लड़कियां हैं उनके ज़हनों पे कितने बुरे असरात छोड़ती हैं। और ये हमारे माशरे में जो बढ़ती हुई ये सफाकियत है मर्दों में, इसके बारे में कुछ भी कोई कुछ कर रहा है क्या माशरे को सुधारने के लिए, माशरे को बेहतर करने के लिए, मर्दों को अपनी जिम्मेदारी बताने के लिए?
क्या इस माशरे में कुछ कर रहे हैं? क्या वालिदैन अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं? क्या तालीमी इदारे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें? मैं तो हैरान हूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है, वहाँ कुछ तो टेस्ट होना चाहिए किसी बंदे को हायर करते हुए कि यार इसकी नफसियाती हालात क्या हैं। और फिर देखें, ये 6-7 साल पहले वहाँ इनको वहाँ से निकाल भी दिया गया हरासमेंट के इल्ज़ाम में, और फिर भी झूठ बोल के इन्होंने अपना रिश्ता भी करवाया और रिश्ता करवाने वालों ने भी झूठ बोला, और फिर ये एक और ट्रेजेडी होगी। उम्मीद है कि कुछ अल्लाह ही इन लोगों को अकल दे और कुछ हमारी सोसाइटी को और हमारी कौम को और हमारी हुकूमत को कुछ करना चाहिए मुश्तरका तौर पे कि जो इतने वाक़यात हो रहे हैं और पूरी एक जनरेशन है ख़वातीन की, बच्चियों की, लड़कियों की हमारी सोसाइटी में जो इस वक्त बेयकीनी का शिकार है, और ये एक बहुत बड़ा मसला चंद सालों में बन जाएगा जब इन लड़कियों की उम्र ज़्यादा हो जाएगी। इस पर कौन सोचेगा? कम से कम जो रिजर्व सीट्स पे आई हुई ख़वातीन हैं कौमी असम्बली में, सेनेट में और सूबाई असम्बलियों में, वही सोचें, वही कुछ कर लें। आज के लिए इतना ही। खुदाफिज एंड गुड नाइट।